सीएए के विरोध में देश जला, करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को आग में झोंक दिया गया, दर्जनों लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन इस बीच राजनीति नहीं थमी। आरोप प्रत्यारोप के बीच सपा नेता ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का कहना है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो प्रदर्शनकारियों को पेंशन देगी, साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों और जेल में बंद लोगों के परिवारों को मुआवजा भी देगी। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए काम किया है। राम गोविंद चौधरी ने कानून को गलत बताते हुए यह कहा है कि जब तक सरकार नागरिकता कानून पर लिया गया फैसला वापस नहीं ले लेती, तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा। आप भी सुनिए। नवाजा जाएगा, आवश्यकता पड़ी अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी अब प्रदेश में तो उनको पेंशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया। तब तक ही नहीं, जो हमारे शरण में आ गया वो हमारे शरण में है। हम शरण की रक्षा करने वाले लोग हैं और इसलिए तो हमारा विरोध हो रहा है ना। अब पूरे देश के लोग हम कह रहे हैं कि अलीगढ़, जामिया और इस एक दो लोगों की यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, तो पूरे देश के विश्वविद्यालय आंदोलन में आए और देश के जामिया के छात्र छात्राओं के समर्थन में दुनिया के 8-10 विश्वविद्यालय आगे सड़क पर। का सब मुसलमान है, 99% हिंदू है। मुसलमान मोहम्मद में पढ़ता है अलीगढ़, नदवा में और जामिया है, वहाँ भी हिंदू है तीनों में। तो ये कहना गलत है कि संविधान की रक्षा के लिए देश आज खड़ा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश खड़ा है, कि हम जाने की कौन किया है। लेकिन हमको ये जरूर विश्वास है कि जैसे जामिया मिलिया हमें आरएसएस और भाजपा के लोग लाठी चला रहे थे जीन्स और 5000 का जूता पहन करके, उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही किया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि हिंसक घटनाओं का जांच हाई कोर्ट के वर्तमान जज से कराई जाए। अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो प्रदर्शनकारियों को पेंशन दिया जाएगा, जो लोग जेल में बंद हैं या फिर हिंसा में मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वैसे ही एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी किसी की भी नागरिकता पर सवाल नहीं खड़े करती है। राम गोविंद चौधरी ने अर्थव्यवस्था और निजीकरण पर भी प्रहार किया है। उनका कहना है कि हर पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों से पैसे लिए जा रहे हैं, यहां तक कि आरबीआई से भी रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है। ऐसे में मोदी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीए लाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठाते हुए राम गोविंद चौधरी ने यह भी कहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इन सब पर सवाल खड़े करती हैं उन्हें पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने उन लोगों को पेंशन देने का ऐलान किया था जिन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी। तो फिलहाल नया शगुफा राजनीतिक तौर पर छोड़ा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये जो शगुफा है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी की तरफ से फेंका गया है। उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो प्रदर्शनकारियों को पेंशन देगी, हिंसा में मारे गए लोगों और जेल में बंद लोगों के परिवारों को मुआवजा देगी। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मानित भी किया जाएगा। इन सारी बातों का जिक्र आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी की तरफ से किया गया है। इन सारी बातों का क्या अर्थ है? क्या प्रदर्शनकारियों के साथ हैं वो, और जिस तरह से प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हुई क्या वो उसके साथ भी हैं? क्योंकि उन लोगों पर, जो लोग जेल में बंद हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप हैं या फिर उनको हिंसा के दौरान ही पकड़ा गया है। ऐसे में जब वो वापस आ जाएंगे जेल से छूटकर या फिर वो जेल में बंद रहते हैं, तो फिर क्या उनको पेंशन दी जाएगी? ये किस तरह की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, ये कहीं ना कहीं समझ से परे लगती है और राजनीति से प्रेरित लगती है।
और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, संतोष यादव जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कर्नल दयाशंकर दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सुनील त्रिपाठी जी, किस तरह से देख रहे हैं कि पेंशन दी जाएगी उन लोगों को जो प्रदर्शनकारी हैं, ये किस तरह की बात है? सत्ता में हम आ जाएंगे तो इकोनॉमी को लेकर ये करेंगे वो करेंगे, हम रोजगार देंगे, ये वादे तो मैंने सुने थे, अक्सर जो है नेता करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम उन लोगों को पेंशन देने का काम करेंगे, मुआवजा देने का काम करेंगे, किस तरह की बात है? इतने वरिष्ठ नेता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अर्थ निकाल रहे हैं आप? हिमांशु जी, राम गोविंद जी के बयान से आज स्पष्ट हो गया है कि इस हिंसावादी राजनीति पीछे कौन खड़ा था। दूसरी बात यह है कि हमेशा एक वर्ग के समर्थक रहे और मैं यही कहना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को कुछ ही व्यक्ति काफ़ी हैं और आबाद गुलिस्ता हो कैसे हर साख पे डर बैठा है। तो अब जान ही रहे हैं आप कि ये इस तरह से बयान दे करके इन्होंने अपनी पूरी कलाई खोल दी कि समाजवादी पार्टी ने स्वयं दंगा कराया। अगर नहीं कराया तो इनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए कि दंगाइयों को पेंशन मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये जो क्या चाहते हैं कि आप प्रदेश जलता रहे इसी तरह से, और इससे तो प्रलोभन मिलेगा। हमने 1 चौकी जलाई, कल 2 चौकी जलाएंगे, कल 4 जलाएंगे, तो कम से कम एक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा हमको। तो ऐसे लोगों को तो दंडित करना चाहिए या ऐसे बयान माफी मांगना चाहिए। संतोष जी, आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मन में क्या है? विरोध के नाम पर कुछ भी बोल देंगे? हिमांशु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी बयान सुना है और मैंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, स्वतंत्र देव सिंह का जी का मैंने बयान सुना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश यादव को जो है पाकिस्तान में बस जाना चाहिए। क्या यह बयान बहुत सही है? नहीं तो हम मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मेरी बात तो सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति को, जैसे अभी आसाम में जब आपने एनआरसी की वो गणना कराई तो वहां पे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनका नाम रजिस्टर से बाहर है। तो जो एनआरसी पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, या अगर हम बीजेपी की सदस्यता ले लें तो हम राष्ट्रभक्त, और अगर हम बीजेपी की सदस्यता नहीं लेते हैं तो हम देशद्रोही। ये प्रमाण पत्र जब से बीजेपी बांटने लगी है, ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दी जा रही है, बात सही है। उन लोगों ने इंदिरा गांधी के उस जमाने में विरोध किया था जब उन्होंने इमरजेंसी घोषित करके इस देश को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया गया था। उसी तरीके के हालात अगर हिंदुस्तान में पैदा होंगे तो मानी बात है कि जनता उसका जवाब उसी तरीके से देगी जिस तरीके से इंदिरा गांधी को लोगों ने दिया था। आज के हालात इसी तरीके की बीजेपी पैदा कर रही है कि खुद दंगा करवाती है और विपक्ष पे आरोप लगाती है। विपक्ष के ऊपर जब वोट का मामला आता है तो विपक्ष कहती है कि आपके पास एक वोट नहीं, आपके पास एक सीट नहीं, आपके पास जनता नहीं, आपकी जनता आपकी समर्थक नहीं है। लेकिन जब दंगा हो जाए तो विपक्ष के पास आदमी कहां से आ जाता है? जब हमारे पास एक सीट नहीं है, हमारे पास एमपी नहीं, हमारे पास एमएलए नहीं है, हमारे पास हमारी जनता समर्थक नहीं, तो हम दंगा कहां से करा देंगे? ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा कि ये आदमी कहां से आया और कहां से दंगा कर गया। और अगर बाहर से कह रहे हैं बाहर से आदमी आया तो बीजेपी की जिम्मेदारी, इन्होंने रोका क्यों नहीं? इनकी दंगा कराने में तो पूरी मनसा थी और ये अपनी मनसा में पूरा सफल हो गए हैं। बीजेपी की टोटल एक मंशा है कि हिंदू मुस्लिम राइट यहां पे जब तक होता रहेगा तब तक बीजेपी को सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी सारी चीजें एक तरफ है, हम पेंशन देंगे, ये क्या राजनीतिक रोटियां सेकना जैसा नहीं है? जिस तरीके से माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का बयान है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, उसी तरीके से ये भी बयान है। प्रदेश अध्यक्ष ये भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो भी हैं। बयान तो बस ये है कि विरोधाभासी ये है कि उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा। उस बयान को बहुत सीरियस लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। कर्नल दयाशंकर जी कह रहे हैं कि सभी एक जैसे हैं, आप भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोल दिया है। अब बताइए इस बात पे क्या कहेंगे? पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और संतोष भाई को भी, त्रिपाठी जी को भी। संतोष भाई ने एक बात कही कि भाजपा की सदस्यता ले लीजिए, सब ठीक है, नहीं तो आप देशभक्त नहीं हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध उन्हीं से सिर्फ कर रहा हूं और किसी से नहीं, क्योंकि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद भी उनके हमारे पार्टी के भीतर और बाहर संतोष भी हैं और यादव भी है। इसका मतलब समझिए, इसके बावजूद भी इनकी इज्जत है हमारे यहाँ। मैं खुद इनका प्रशंसक हूं, तो इस बात से मैं इनके सहमत नहीं हूं कि मेंबरशिप लो या ना लो, जो आदमी व्यक्तित्व रखता है उसकी इज्जत हर जगह होगी। पॉइंट नंबर 2, जो कह रहे हैं संतोष भैया कि वो उन्होंने चलते चलते कह दिया, नहीं सर, आपको ऐसा लग रहा है। ये लोग ऐसे लोग नहीं है कि ये चलते चलते नहीं कहते, ये बड़ा सोच समझ के कहते हैं।
यदि इन्होंने कहा है कि पेंशन देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, जितना राम गोविंद चौधरी को मैं जानता हूं, कि वो पूरा देंगे, क्योंकि हम दोनों ही एक ही जिले से आते हैं। वो बेसिक शिक्षा में हमसे सीनियर पढ़ाई में थे भैया, और वो इतना पढ़ाकू आदमी थे कि अब मैं क्या बताऊं, बांसडी के रहने वाले हैं। बेसिक शिक्षा का प्रभार भी उनको मिला। बेसिक शिक्षा में कितना सुधार किया ये अब मैं प्रशंसा करने के लिए अगले राउंड में आप पर छोड़ता हूं। पुष्टाहार की हालत ये कर दी कि जो पुष्टाहार थे महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए, जिनके लिए कि पौष्टिक आहार दिया जाए, हमारा ही जनपद और उसमें भी उनका ही ब्लॉक बांसडी का एरिया, जहां पर वो भैंसों को खिलाने के लिए बेचने की परंपरा उनके नाक के नीचे हुई। इस पर चर्चा ना करें, चर्चा ये करें कि समाजवादी पार्टी किस हद तक जा सकती है। तो आप जानते हैं कि ये अपने मंच पर खड़े होकर के, जब इनका मुख्यमंत्री चाहे बाबू केडी सिंह स्टेडियम में शपथ लेता हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के सामने अखिलेश जी लेते हो मार्च में, 12 की बात कर रहा हूं, ये तांडव मचाते हैं, डेरा डालो घेरा डालो। अब बात आई पेंशन की, तो ये पेंशन दे सकते हैं भैया, क्योंकि समाजवादी पेंशन आपको याद होगा एक बार इन्होंने दिया था, ये कह करके कि जो लोग इमरजेंसी वाले हैं सबको मिली। लेकिन हुआ क्या, आगड़न में ये निकल के आया जो असली थे, जो उस समय इमरजेंसी में थे, उनकी संख्या घट गई और इनके अपने लोग बढ़ गए। शायद वही सगुफा फिर ये चलाएंगे ताकि इनके लोग जो बचे खुचे हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जब कहते हैं, मैं साफ साफ कहता हूं, जो क्यों ये वर्ग विशेष को करते हैं, ये चलाते हैं, इनकी सेवाएं देखिए। एम्बुलेंस चलाएंगे तो समाजवादी एम्बुलेंस, पेंशन देंगे समाजवादी पेंशन, कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी बनाएंगे तो समाजवादी कब्रिस्तान। और अब नौकरी की बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर शायद राम गोविंद चौधरी जी को यह पता नहीं होगा कि कितने लोग शहीद हुए हैं लास्ट 1 साल में। इनकी सरकार सबसे ज्यादा रही है, मैं आपको तिथि वाइज गिना सकता हूं, 89 के बाद इन्हीं की सरकार बार बार रही है, लेकिन कभी भी शहीद परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की उन्होंने नहीं सोची। वो नौकरी देने की किसी ने सोचा शहीद की पत्नी के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उत्तर प्रदेश में सोचा है, और वो वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोचा है, और वो हो रहा है। लेकिन ये नौकरी किसको देंगे? ये दंगाइयों को देंगे, ये उपद्रवियों को देंगे। तो इनकी फितरत ही हिमांशु जी ऐसी है। और जो बात कह रहे थे संतोष भाई, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं त्रिपाठी जी की बात से पूरा इस बात को लेकर सहमत हूं कि इन्होंने अपना जो इनका अंतर्द्वंद था आज खोल के रख दिया, कि स्पष्ट तौर पर ये जितने उपद्रव हो रहे हैं इस राज्य के अंदर, उसके पीछे इनका हाथ है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, और इनको समाज कभी क्षमा नहीं करेगा। यदि ये नीचे गिर रहे हैं तो अब रसातल में जाना है। अच्छा, संतोष जी ने एक बात और कही, प्रमाण पत्र की बात, क्या आपसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत थोड़ी ना है। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान कौन चला जाए, ये क्या आप नेता बताएंगे मंच से खड़े होकर? हमारे नेता ने कहा है, आपको ज्यादा प्यार है तो चले जाइए। लेकिन सवाल है कि किसको कहा है, आप कर क्या रहे हैं सर? आप देश के उपद्रवियों को, जो कि संविधान संसद के दोनों सदन से तय हो गया जो बिल, और वो कानून का रूप ले चुका महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद, उसको आप चैलेंज करते हैं। उसको चैलेंज करने के लिए संवैधानिक तरीके से सर, उच्चतम न्यायालय हमारे देश में है, उसकी विधा बनी हुई है। लेकिन आप तांडव मचाए हुए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने बर्बाद करके रख दी। आखिर क्यों? उसको सहयोग आप क्यों दे रहे हैं? किसको कर रहे हैं? जो जबान बोल रहे हैं वहां से इमरान, वही जबान आपके मुंह में क्यों आ रही है? और आप तो मिलिट्री स्कूल के पढ़े लिखे हैं माननीय अखिलेश जी, जिससे मैं भी आता हूं। वहां तो बेसिक इथिक्स ही यही सिखाई जाती है, लॉयल्टी और इंटीग्रिटी फॉर योर नेशन। वेयर इज दैट? पढ़े लिखे हैं, खुद भी मिलिट्री स्कूल से, खुद भी आपका ससुराल पक्ष भी सैनिक पक्ष से है, और आप अब रख दिया आगे राम गोविंद चौधरी जैसे विद्वान आदमी को कुछ भी बोले जा रहे हैं। पेंशन दीजिएगा, आपने बता दिया ना अपनी मंशा। प्रदेश की जनता इस इंडिया वॉच चैनल के माध्यम से सुन रही है, और इसका समय पर जवाब जनता ही देगी। नेता और कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ जनता और कार्यकर्ता देखती है इसको। संतोष जी क्या कहेंगे, बताइए। जवाब तो आपको मिला। सर, कर्नल साहब चूंकि बहुत विद्वान आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि माननीय अडवाणी जी जब पाकिस्तान जाते हैं तो जिन्ना साहब की मजार पे चादर चढ़ा करके प्रणाम करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि वो बहुत सेकुलर आदमी थे, जिनकी वजह से इस देश का बंटवारा हो गया। दूसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जब जाते हैं तो नवाज शरीफ की मां के पैर छू करके चादर चढ़ा करके बिना बुलाए, इनको बुलाया नहीं गया था,
चले जाते हैं पाकिस्तान प्रेम दिखाने। पाकिस्तान से इनका बहुत प्रेम है। मैंने जैसा कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान में राष्ट्र का नायक बनना है या राष्ट्रभक्त बनना है तो बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं लिया तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। नो, आई मेरी- वेहेमेंटली ऑब्जेक्ट। सुन लीजिए, हम अरे आपका मैं बोला नहीं था, सम्मान करते हैं, हमारी आपके पूरी पार्टी अरे सम्मान करती है। मैंने आप हमारे सदस्य नहीं हैं, मेरी सर। बात तो सुन लीजिए। इसी तरीके से अगर ये पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना साहब को प्रणाम करें, नमाज अदा करें, वहां पे ये जो है चादर चढ़ाएं, वहां उनकी मां के पैर छुएं, बिना बुलाए रिश्तेदारी जोड़ें, तो ये इनकी देशभक्ति है। और अगर हम किसी हिंदुस्तानी मुसलमान का नाम ले लें, उसके साथ अन्याय हो रहा, अगर हम उसके साथ खड़े हो जाएं, जैसा कि आपने देखा होगा इन दंगाइयों में तमाम मृतक आदमियों के नाम जोड़ दिए गए हैं, वो मर गए हैं, मरने के बाद भी उनका दंगाइयों में नाम जोड़ा गया है। ये सोशल मीडिया पर सब नाम चल रहे हैं कि इन आदमियों का नाम FIR हो गई और वो मरे हुए उनके 5 साल हो गए हैं। तो अगर हम उनकी बात खड़ी करते हैं, जो मुसलमान मर गया है उसको दंगा उसमें जोड़ दिया गया है, दंगाइयों में जोड़ दिया गया है, तो मैं देशद्रोही। और ये जाकर के साहब पाकिस्तान में प्रणाम करें, नमन करें और जिन्ना साहब के यहाँ चादर चढ़ाएं, तो ये देशभक्त। अच्छा, तो संतोष जी- इनका जो रोल है, मेरा कहने का मतलब जो बीजेपी का रोल है कि सब कुछ मैं ही सब कुछ सही हूं, नहीं, अच्छा, बाकी संतोष दुनिया जी, का आदमी फिलहाल की हिंदुस्तान में स्थिति रहने ये है- लायक नहीं रह गया है। ठीक है, CA क्योंकि जो है संसद से पास हुआ है, राष्ट्रपति ठीक का है। उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक। सारी चीजें हुई हैं, मान सारी लो। चीजें संवैधानिक तौर पर हुई बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि संविधान से बिल्कुल परे ठीक, हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन बात उस चीज को लेकर, विरोध उस चीज को लेकर जिसका अभी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि अभी कोई इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, NRC की बात मैं कर रहा हूं, उसको लेकर इतना विरोध हो रहा है। इस बीच ये कह देना कि हम पेंशन देंगे, क्या दर्शाता है? सर बात ये नहीं है हिमांशु जी, बात तो समझिए आप। बीजेपी के जो बयान होते हैं वो बयान इस तरीके के होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी का मतलब है, अगर आप अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं तो ये कहेंगे नहीं पिताजी आप नहीं कह सकते, आप फादर कहिए इनको। और जब हम फादर कह देंगे, नहीं कहेंगे फादर नहीं, आप इनको अब्बू कहिए। तो बीजेपी के कुछ बातचीत इस तरीके की होती है, उनकी लैंग्वेज किस इस तरीके होती है कि आदमी को मजबूर करते हैं कि आप ऐसा कहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी जो मजबूरी में बात लिया है गया दूसरे बयान के है। मुंह में डालना चाहती ये तो बयान है दिया और गया है। जबरदस्ती बयान दिलाना चाहती है। इस तरीके के बयान देते हैं कि आदमी को कुछ ना कुछ कहना पड़ जाता तो है। ये मजबूरी में दिया हुआ बयान लगता है। मजबूरी में बयान दिया हुआ भले ना हो, मैं ये नहीं कहता हूं मजबूरी में उन्होंने बयान दिया होगा, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो वो समझदार आदमी हैं, उन्होंने सोच समझ के ही बयान दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं को पेंशन नहीं देंगे, राजनीतिक हो रोटियां सकता है सेकने उनकी के लिए। सरकार आ जाए पेंशन दे दें वो। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि उनके मन में ये भावना हो कि भाई ये लोकतंत्र सेनानी टाइप के लोग हैं, ये लोग जो है जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनको पेंशन देना चाहता किस हूं। बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई इस बात जब की उनको लड़ रहे देश से बाहर नहीं किया वो- जा रहा है तो मैं- किस बात के लिए उनको- उन्होंने इतनी सारी उनको संपत्ति भय को पैदा फूंक दिया? किया जा रहा है हिमांशु जी। इस तरीके का जब अखिलेश यादव को पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो मुसलमान की तो बात आप छोड़ दीजिए, नहीं, अखिलेश यादव ये- को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो किसको- क्या जो आदमी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा दे, किसी कानून के खिलाफ आवाज उठा दे, किसी मैसेज के खिलाफ आवाज उठा दे, वो पाकिस्तान चला जाएगा? अच्छा, क्यों पाकिस्तान चला जाएगा भाई? केंद्र सरकार दूसरी बार जो है मोदी जी की सरकार है, कितने लोगों को बाहर कर दिया गया? ये बाहर कर नहीं सकते। मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी का जब तो आपको कहना पता है ये बाहर नहीं कर सकते तो फिर विरोध किस बात का? बीजेपी का सिर्फ रोल ये होता है कि मैंने कहा ना कि अगर मैं पिताजी को पिताजी कहूं तो ये कहेंगे आप फादर कहिए। तो आप कहने पर सार्वजनिक संपत्ति फूंक डालेंगे? नहीं, सार्वजनिक संपत्ति कोई फूकने वाला नहीं होता है, उसमें भी पुलिस के तमाम रोल होते हैं। अगर आप जांच कराएंगे, अभी किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ये आरोप लगा देने से तय नहीं हो जाएगा, ये तय न्यायालय करेगा कि कौन आदमी आरोपी है कौन अपराधी है। आरोपी तो पुलिस का काम है, 10 लोगों का हमारा नाम डाल दो उसमें, आप क्या करेंगे? तो आरोप तो तय अच्छा, न्यायालय जो में लोग होगा। जो लोग वहां पे पत्थर लेके फेंक रहे जो थे, लोग पत्थर वो- लेके हाँ। गए हैं, अब मैं घूम रहे थे, उसमें भी आपने देखा होगा कि सादी वर्दी में पुलिस भी थी उसमें, अच्छा, जीन्स तो और टी-शर्ट में पुलिस अपने थी, ऊपर पत्थर और फेंक रही पुलिस थी। ही पुलिस को रपटा रही थी। पुलिस ही पुलिस परिवर्तन पर चौक का पत्थर जो मामला, इसका वीडियो वायरल हो गया है कि वहां पे जीन्स और टी-शर्ट में पुलिस थी और पुलिस ही पुलिस को रपटा रही थी, मतलब वो अभ्यास कर रहे थे और उसका वीडियो बता दिया गया, साहब ये तो दंगाई थे। सुनील जी, ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि राजनीतिक तौर पे ये बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि दंगा करने वाली जो है बीजेपी थी, उन्हीं के लोग थे, उनके हाथ में क्योंकि पुलिस है तो पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही थी और पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा था, वो एक पिक्चर चल रही थी। हिमांशु जी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड लोग भूल गए, वहां कौन थे जिस समय हमला हुआ मायावती जी के ऊपर? सौभाग्य से मैं भी अंदर था। वो घटना जब हुई मुझे याद आ रहा कि हम लोग समझते जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, क्या हो रहा है ये भी हम लोग नहीं समझ पाए, किस तरफ हम लोग भागे, ईश्वर के हाथ जोड़े कि घर बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भूल गए। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कौन था मेन?
मैं संतोष जी से रिक्वेस्ट साथ कहना चाहता हूँ बताना चाहता कि हूँ आप आपको, भाई आप हैं हमसे पूछे, और मैं बताना चाहता मैं भी नहीं कहूँगा जो भाजपा जुड़े लोग हैं मैं उसका जवाब वर्तमान में देना वो भी वही थे और उस वर्दी में कौन कौन कहाँ कहाँ जिले से बुलाए गए थे पुलिस अधिकारी वो भी थे। तो ऐसा सपा की थोड़ा सा ये राजनीति बन गई है कि करे हम उठाओ आप। तो ये संतोष जी जो कह रहे हैं तो इनको पुरानी आदतों से नहीं वंचित किया जाता है। त्रिपाठी जी, उस विषय में मैं इतना कहना चाहता हूँ जी। हिमांशु जी कि बहन कुमारी मायावती जी ने उस आरोप को वापस ले लिया है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले, अब मुझे मैं बोला नहीं था। बोलिए। उन्होंने वापस ले लिया, उस दंगे में भी भाजपाइयों का हाथ था और आपने देखा। अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी, अरे मेरी बात सुन लीजिए मेरी ना, हम कैसे मान रहे हैं सुन लीजिए, अरे मेरी सुनिए नहीं द्विवेदी जी हिमांशु शहीद हो गए जी, उसी दंगे के चक्कर हुमासी में। जी, मेरी बात, अरे आप वहां पे मौजूद थे फिर भी आप सही नहीं बात बता रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, बताइए। जिस समय बहन जी के साथ में ये घटना घटी कि नहीं, मैं तो आंखों से देखा नहीं, लेकिन बहन जी ने उस आरोप को वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि उस तरीके की कोई घटना नहीं। अच्छा, वो किस परिस्थितियों में लिया गया ये भी तो मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी उस समय उस गवर्नमेंट को गिरा करके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी और जैसे ही वो दंगा हुआ था वैसे ही बीजेपी की और बहन जी की गवर्नमेंट बन गई थी। इसको बनाने वाला कौन था, मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहता हूं, तो वो गवर्नमेंट कैसे बनी और क्यों बनी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, देखिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर ना होते तो शायद मायावती जी भी ना होती। बिल्कुल सही। ये तो आप भी जाने हम भी जाने हैं। और उनका मैं मौके पर नहीं था। चलिए वो पब्लिकली वही पब्लिकली कहती बताया, रही है कि मीडिया ने उन्होंने बताया भाई, उन्होंने मुझे आपको, बचाया सारी है। रिपोर्टें आप सामने आई, मान लीजिए पत्रकारों ने बताया, कहीं कहीं किसी सूत्र से तो मालूम है आपको हुआ होगा। ठीक, तो ऐसा ना उस समय अगर सरकार बनने की बात थी तो इटावा से भी लोग आए थे। मैं ये पक्ष नहीं लाऊंगा, ना भाजपा का पक्ष ले रहा हूं, मैं सब पर लेंगे। अगर उसकी वीडियोग्राफी करा दी जाए तो इटावा कई इंस्पेक्टर थे जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो भी वहां थे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, सरकार वो कैसे बनी, ऐसा है सरकार जो तो बनी आप एक बीजेपी मिनट की, में- अच्छा, बहन जी मौजूदा की, हालात क्या कहते वो हैं? सरकार ठीक है, बनाने के लिए ऐसा कांड कराया गया ठीक है, था। ठीक है। अरे कर्नल किसी दयाशंकर विदेशी जी, का बहुत जान बड़ा बचा रोल लिया तो आप कहेंगे बहुत बहुत बड़ा रोल था ठीक है, बीजेपी ठीक का, है। वरना सरकार न बनती। ठीक है, ठीक है, दयाशंकर जी, ठीक है, मायावती के दौर से वापस आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। दयाशंकर जी, मतलब कुछ भी हो तो सब आपने किया है, दंगा भी आपने किया है, सीए का क्योंकि बिल आप लेके आए, उसके बाद वो कानून बन गया, ये कानून भी आपने बनाया है, सारी पिक्चर आप चला रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। जी, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है इसमें। देखिए संतोष भाई जरूर कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो ऑथेंटिक ही दे रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। रही बात यदि स्नैप शूटिंग करें, थोड़ा थोड़ा टच करें, तो जो मायावती जी के साथ कांड हुआ था वो एक जघन्य अपराध था जिसमें भाजपा के यदि विधायक उस समय के नहीं होते, जिनका कैरियर उनके चक्कर में चौपट हो गया उनको बचाने में, और वो भाई मानती रही हैं, हर मंच से उन्होंने कहा है, परिवार को भी कहा है, उनके बेटे को भी बुलाया था कुछ समय के लिए, ये कह करके तुम मेरे भतीजे हो, भाजपा छोड़ के मेरे पास आओ। वो गए भी और फिर हम लोगों ने उनको बुलाया कि देखो उनका छल आप नहीं समझोगे। ये तो एक हिस्सा है, उन्होंने माफ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों में आपसी व्यवहार बने, उससे भी अच्छी बात है। साथ में आरएलडी चली जाए, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अखिलेश जी को जब कुछ कहा जा रहा है तो माननीय अजीत सिंह का कोई नाम नहीं आ रहा है इसमें, माननीय जयंत जी का नाम दयाशंकर जी, नहीं आ आपको रहा है। रोकना एक चाहूंगा, सेकंड सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आपके पास वापस आता हूं।